अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने पसंदीदा नावल की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। मगर इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं किस्त की जानिब। असकलम फरवा खालिद किस्त नंबर 44। क्या कर रही हो हुरम पीरज़ादा, तुम इस हद तक गिर जाओगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुस्तफ़ा का भारी गिरफ्त लहजा हुरम के कानों से टकराया था। खौफ के आलम में हुरम के हाथ में से वो कांच की शीशी छूट कर ज़मीन बोस होती फिज़ा में शोर बर्पा कर गई थी। शोर की आवाज़ पर पिंजरे में मौजूद शेर भी जाग उठा था। हुरम अपनी चोरी पकड़े जाने पर खौफ से लरज़ उठी थी। आगे धारते शेर से ज़्यादा उसे अपने पीछे मौजूद बिखरे शख्स से ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। हुरम ने खौफ से कांपते पलट कर उसकी जानिब देखा था तो उसकी गलाई अपनी सख्त गिरफ्त में दबोचता उसे पिंजरे की जानिब धकेल चुका था। हुरम की कमर पिंजरे की सलाखों से बहुत बुरी तरह जा टकराई थी। आज फिर इतने दिनों बाद मुस्तफ़ा पीरज़ादा वही बेरहम रूप धार चुका था। क्यों कर रही थी तुम ये? तुम इतनी शफाक कैसे हो सकती हो? हुरम की गर्दन अपने हाथ के शिकंजे में लेता वो चेहरा उसके बिल्कुल करीब ले जाता आया था। उसकी आंखों से इस वक्त लहू टपक रहा था। हुरम को उससे शदीद खौफ महसूस हुआ था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो पकड़ी जा सकती है, क्योंकि मैं तुमसे हर उस इंसान को छीन लेना चाहती हूँ जो तुम्हें बहुत अजीज़ है। तुम्हारी आंखों में वैसा ही दर्द देखना चाहती हूँ जो मुझे जीने नहीं दे रहा, चाहे वो इंसान हो या हैवान। तुम्हें तब सबसे दूर कर दूंगी। हुरम उसका गिरबान मुट्ठियों में दबोचते चिल्लाई थी जब उसी लम्हे पीछे मौजूद बहुत ज़ोर से धाड़ता शेर हुरम पर हमला आवर हुआ था। शायद उस शेर ने भी आज तक किसी को भी मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा पर चिल्लाते नहीं सुना था। इससे पहले कि वो शेर हुरम को नुकसान पहुंचाता, मुस्तफ़ा हुरम को अपने करीब खींच चुका था। हुरम सीधी उसके सीने से जा टकराई थी। वो उसे अपने साथ लिए अंदर की जाने बढ़ा था। उसने अपने लब सख्ती से भींच रखे थे। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था। गर्दन की रग बाहर की जानिब उभर आई थी। अंदर आते उसने हुरम को सोफे पर पटका था। हुरम पीरज़ादा, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का कत्ल नहीं किया। मैं शादी वाले दिन घर नहीं आया था। अपने उस कसूर को मैं मानता हूँ, मगर तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल नहीं हूँ। मुस्तफ़ा उसके इर्द गिर्द सोफे के हैंड को थामे उस पर झुका गुस्से से धाड़ा था। उसकी आग उगलती गर्म सांसें हुरम के चेहरे को झुलसा रही थीं। वो बिना कुछ बोले खामोशी से उसे तके जा रही थी। तो कौन है उनका कातिल? बता सकते हो तुम मुझे? पीरज़ादा मेंशन में दाखिल होकर उनका कत्ल कौन कर सकता है? इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस को इस सुराग क्यों नहीं मिला? तुमने अरेस्ट होते वक्त अपनी बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं दिया था? हुरम उसका गिरबान मुट्ठियों में जकड़े हज़ानी अंदाज में चिल्लाई थी, मगर इस वक्त मुस्तफ़ा के पास उसे देने को कोई जवाब नहीं था। उसकी गिरफ्त से अपना गिरबान आज़ाद करवाता पीछे हट गया था। तुम मुझे अजियत में देखना चाहती हो? इससे अगर तुम्हें सुकून मिल जाएगा, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, तो मैं खुद को अजियत देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मुझे मेरे रिश्ते से दूर करना चाहती हो तो अब ऐसा ही होगा। मैं अपनी अजीज़ चीज़ों को खुद से दूर कर दूँगा। मुस्तफ़ा की आंखों में हलकोरे लेती अजियत उस लम्हे हुरम को साकित कर गई थी। वो मज़ीद कुछ बोल नहीं पाई थी। मुस्तफ़ा वहाँ से जा चुका था। हुरम को रूम में अपना दम घुटता महसूस हुआ था। वो उठकर टेरेस पर आ गई थी, जहाँ सामने का मंजर एक बार फिर से उसे चौंका गया था। वो दोनों पिंजरे बिल्कुल खाली हो चुके थे। मुस्तफ़ा ने अपना कहा पूरा कर दिखाया था। वो अपनी अजीज चीज़ों को खुद से दूर करना शुरू कर चुका था। हुरम ने गेट की जानिब देखा था, जहाँ से गार्ड्स उन जानवरों को गाड़ी में मुंतकिल करके वहाँ से रवाना करते वापस लौट रहे थे। हुरम ने उन गार्ड्स को भी रोते देखा था। अगर नौकरों का ये हाल था तो मालिक कितनी अजियत में होगा। हुरम ने चारों जानिब निगाहें दौड़ाई थीं, मगर मुस्तफ़ा उसे कहीं नज़र नहीं आया था। वो बुझे दिल के साथ वहाँ से हट गई थी। पहले मुस्तफ़ा से अपनी शदीद नफ़रत का इजहार करने के बाद अब उसे इस हालत में देखकर हुरम की अजियत में कई गुना इजाफा हो चुका था।
नावे शाबीर के उठने से पहले ही वहाँ से आ गई थी। उसमें हिम्मत नहीं थी शाबीर का सामना करने की। रात को उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो तस्वर में आते उसे सर से पैर तक लाल कर देता था। शाबीर सुल्तान जो उसके मुंह पर कह चुका था कि उससे मोहब्बत नहीं करता, कल रात उसका दीवानावार मोहब्बत सिलकाता अंदाज साफ वाज़ेह कर गया था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। उसका दिमागी भरा लम्स उसकी बेपनाह मोहब्बत का गवाह था। अगर वो शाबिर सुल्तान की दीवानी थी तो वो शख्स भी उसके पीछे पागल था। यही वजह थी कि इतनी मुखालफत और दुश्मनी के बावजूद वो उसे छोड़ने पर राज़ी नहीं था। अनाविया मेरी जान, यहाँ इतनी ठंड में क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाए। अनाविया को कब से लॉन में टहलता देख नुसरत बेगम उसके करीब आई थी। मलिक हवेली में से वही जानती थी कि अनाविया कल रात शाबिर से मिलने गई थी और आज अनाविया का खिला खिला हसीन रूप उन्हें जो कहानी सुना रहा था वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। उनकी नवाज़ अगर ज़िंदगी में किसी के साथ खुश रह सकती थी तो वो यही एक इंसान था। वो उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था, जो उसकी इतनी गुस्ताखी के बावजूद अपनी मर्दाना अना को बीच में लाकर उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ रहा था। वो अपनी बीवी को संभाल रहा था। हर शय से पहले उसे अनाविया अकबर का ख्याल था। बस नुसरत बेगम को अनाविया का यहाँ वापस आने वाला फ़ैसला पसंद नहीं आया था। वो चाहती थी कि अनाविया शाबिर के साथ ही रहे और शाबिर पूरा इस्तेहकाक इस्तेमाल करके अनाविया को अपने साथ रहने पर मजबूर कर दे। अनाविया, तुमने उस इंसान को बार बार बहुत हर्ट किया है जो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे सर का साईं है। कोई भी मर्द अपनी बीवी की इतनी गलतियाँ बर्दाश्त नहीं करता जितनी अब तक शाबिर तुम्हारी करता आया है। तुम्हारी वजह से उसे कितनी बदनामी का सामना करना पड़ा है। एक सरदार की बीवी 3 बार घर छोड़कर भागी है, वो भी रात के अंधेरे में। क्या ये ठीक बात है? शाबिर तुम्हें यहाँ से भगा कर नहीं लेकर गया। वो अपने ख़ानदान के मोअज़्ज़ज़ लोगों के बीच पूरी इज्जत से तुम्हें तुम्हारा असल मकाम दिलवाने वहाँ लेकर गया था, जो तुम्हारे बाप का घर था। जहाँ ले जहाँ ले जाने की जुर्रत तुम्हारा बाप भी आज तक नहीं कर सका, वो काम शाबिर ने किया, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। तुमसे बेहतर कोई भी ये बात नहीं समझ सकता कि तुमने यहाँ अपना वक्त कितनी मुश्किल में काटा है, इन बनावटी मोहब्बतों के बीच, जहाँ हर पल तुम पर यही प्रेशर रहा कि तुम सुल्तान हवेली वालों से अपनी जायदाद का मुतालबा करो। उन लोगों ने तुम्हें अहमियत दी क्योंकि तुम्हारे नाम हवेली की जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है, और अब तुम्हें अहमियत सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम शाबिर सुल्तान की बीवी हो। तुम्हें इस्तेमाल करके ये लोग शाबिर को कमज़ोर कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। शाबिर ने तुम्हें बिल्कुल ठीक कहा था। ये लोग शाबिर की जान के दुश्मन हैं क्योंकि शाबिर सुल्तान की वसीयत के मुताबिक वो अपने हिस्से की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर चुका है। अगर उसे कुछ होता है तो उसका सब कुछ तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बात उन लोगों ने खुफिया तरीके से पता करवाई है। और जानती हो शाबिर ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो उन दुश्मनों से तुम्हें महफूज करके सारा ख़तरा अपने सर ले ले, और हुआ भी वही है। कल से अब तक इन लबों ने मुझे बहुत तड़पाया है। अब इनसे वो हिसाब बेबाक करने का वक्त आ चुका है। मेहमान उसके रसीले सुर्ख होंठों पर उंगली फेरता महमल के लाल पड़ते चेहरे के एक एक नक्श को होंठों से छू रहा था। महमल बिना कोई मज़ाहमत किए सख्ती से आंखें मूंदे हुए थी। शायद महमल कुरैशी खुद भी अब इस शख्स का दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे फहमान की गर्म पुरतपिश सांसें अपने कान की लो पर महसूस हो रही थी, जिसे वो अपने होंठों से लेकर जिसे वो अपने होंठों में लेकर दबाता महमल की जान निकाल गया था। हाँ, मेरा तुमसे पहले भी किसी से निकाह हो चुका है, मगर वो लड़की मेरी मोहब्बत नहीं है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कई सालों में से मैंने उस लड़की की सूरत तक नहीं देखी। फरमान उसे गालों को बार बार छूता अपनी बेकरारी कम करने की कोशिश कर रहा था। मेरा इस दुनिया में कोई खैर ख्वाह नहीं है, सब मेरे दुश्मन हैं। सब मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। कदम पर तुम्हें मेरे दुश्मन ही मिलेंगे, जो हमेशा तुम्हें मेरे खिलाफ जहर ही उगलते नजर आएंगे। फहमान ने झुक कर उसकी ठोड़ी के हम को छुआ था। उसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर गहरे गहरे सांस लेती महमल वो मुश्किल उसकी बातें सुन पा रही थी। मगर मैं तुमसे सिर्फ एक ख्वाहिश रखता हूँ कि चाहे तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना भी गुस्सा और नाराज़गी क्यों ना हो, दूसरों की बातों पर यकीन करने से पहले
ایک بار اس بات کی تصدیق کرنے میرے پاس ضرور آنا۔ میرے پاس کوئی پرخلوص رشتہ نہیں ہے، میں ہمیشہ سے تنہا رہا ہوں، مگر اب تم سے ملنے کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ میری تنہائی کو ختم کر کے تم میرے ساتھ کھڑی رہو، مجھ سے محبت کرو، میری بھی فکر کرنے والا کوئی انسان ہو جس سے صرف میری پرواہ ہو، جو میری ظاہری صورت کی شخصیت کی نہیں میرے دل کی کو سمجھے، جو صرف اور صرف میری ہو، جسے میری دولت اور شہرت سے نہیں مجھ سے پیار ہو۔ اور میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا وہ مخلص انسان مل چکا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک دن تمہیں خود سے اتنی شدید محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہیں کرو گی۔ پیمان اپنی بات مکمل کرتا معمل کے کپکپاتے ہونٹوں پر چکا تھا، اسے اپنی جنونیت سے واقف کر گیا تھا۔ محمل سے آج اس کا یہ دیوانگی بھرا لمس برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر تکیے پر گرا تھا۔ محمل کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس مغرور شخص نے اس کے ہونٹوں کو آزادی نہ بخشی تو اس کی سانسیں یہیں رک جائیں گی۔ جب بہت دیر بعد نہ چاہتے ہوئے بھی پیمان کو اسے آزاد کرنا ہی پڑا تھا، وہ گہرے گہرے سانس لیتی، اب بھی آنکھیں سختی سے میچے ہوئے تھی۔ اس میں فہمان کبیر خان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ فہمان کی مسکراتی نظر اس کے بھیگے ہونٹوں پر تھی، جو اس کی شدتوں کو سہتے اب پہلے سے بھی زیادہ لال ہو چکے تھے۔ فہمان کا دل نہیں چاہتا کہ اس سے جدا ہو اور پھر کوئی اس لڑکی کو اس کی جانب سے بدگمان کر دے۔ وہ تکیے پر سر رکھتا، محمل کو اپنے بازو کے حصار میں لیتا، اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ مجھ پر اعتبار کرنے کی کوشش کرو گی؟ فہمان اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے بولنے پر محمل کو اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس کی سانسیں ابھی تک اعتدال پر نہیں آ پا رہی تھیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی، گہرے گہرے سانس لیتی، اسے دوبارہ بہنے پر مجبور کر رہی تھی، ایک شرط پر۔ محمل خود بھی اس پر اعتبار کرنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ شخص اتنا برا ہو سکتا تھا، جو اسے کسی شہزادی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس کے بابا کی اتنی عزت کرتا تھا، اس قدر اعلیٰ ضرف تھا کہ اس کے حوالے سے اتنی غلط تصاویر ملنے کے بعد بھی اس پر اعتبار کرتا تھا، تو پھر وہ اتنی کٹور کیوں بنتی؟ میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ فہمان بنا اس کی شرط سنے مان چکا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ محمل اس پر اعتبار کرنے کے لیے راضی ہو چکی ہے۔ میری شرط یہ ہے کہ مجھے آپ کی پہلی بیوی کو دیکھنا ہے۔ محمل کی شرط کچھ ایسی ہی ہونے والی تھی، فہمان پہلے سے جانتا تھا۔ وہ اسی گھر میں رہتی ہے، آپ اسے دیکھ سکتی ہیں، مل بھی سکتی ہیں، بلکہ آپ کا جو دل چاہے آپ وہ کر سکتی ہیں۔ آپ بھی اس گھر کی مالکن ہیں اور اس گھر کی بھی، آپ کو جہاں رہنا ہے رہ سکتی ہیں۔ فہمان اس کی شرط آرام سے مان گیا تھا۔ وہ اسی پر خوش تھا کہ محمل اب اس سے خفا نہیں ہے اور نہ ہی اسے دور جانے کی بات کر رہی ہے۔ مگر ابھی مجھے شاور لے کر تیار ہونا ہے، میری ایک بہت ضروری میٹنگ ہے۔ فہمان بستر سے نکلتا اسے بھی اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ مسٹر فہمان کبیر خان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ محمل اسے واش روم کی جانب جاتے دیکھ چلائی تھی۔ شاور لینے جا رہا ہوں۔ فہمان نے اس کے گالوں سے اپنے ہونٹ ٹچ کرتے جواب دیا تھا۔ تو مجھے نیچے اتارے، میں شاور لے چکی ہوں۔ محمل اس کے تیور دیکھ چلائی تھی۔ آپ نے ابھی وعدہ کیا ہے آپ ہر جگہ میرے ساتھ رہیں گی، مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ فہمان اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتا اسے لیے واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ آپ محمل نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر فہمان اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا شاور کھول گیا تھا۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔